हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे और बाकी 10 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी इन्वर्सली एज। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा है लेंथ, तीसरा है रेसिस्टिविटी और चौथा है टेम्परेचर। तो देखिए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। दैट मीन्स जो रेसिस्टेंस है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। तो हम लोग यहाँ से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, पार्ट ए। और वैसे भी रेसिस्टेंस जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था तो बताया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। तो इससे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए पार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर बिहेव्स एज। सबसे पहला ऑप्शन है इंडक्टिव सर्किट, दूसरा कैपेसिटिव सर्किट, तीसरा रेसिस्टिव सर्किट और चौथा आरसी सर्किट। तो देखिए, पावर फैक्टर यूनिटी कहने का मतलब है कि cos फाइव बराबर 1 और cos फाइव बराबर 1 है तो फाइव इक्वल टू 0 डिग्री। अब फाइव इक्वल टू 0 डिग्री किस केस में होता है, जिस केस में सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो। सर्किट कैसा हो, प्योरली रेसिस्टिव। अगर इंडक्टिव होता तो पावर फैक्टर लैगिंग होता, कैपेसिटिव होता तो लीडिंग होता और आरसी सर्किट होता तब भी लीडिंग होता बट लेस देन 90 डिग्री होता। तो इस केस में पूछा गया है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, दैट मीन्स कि फाइव इक्वल टू 0 डिग्री है। दैट मीन्स कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में है। तो ये कौन सा केस होता है, रेसिस्टिव केस होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट। किसी कोई साइन वेव है इस टाइप से, इसका पीक वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट। पीक वैल्यू किसको कहते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू इसी को कहा जाता है, आईपी या आईएम। ये दिया हुआ है 200 वोल्ट। इट्स एवरेज वैल्यू इज। तो इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। कोई ऐसा साइन वेव है जिसका कि पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है या तो वोल्टेज हो या करंट हो, कुछ भी हो। यहाँ वोल्टेज दिया है तो वी एवरेज लिखेंगे। वी एवरेज इक्वल टू होता है 2 इंटू वी एम या वी पी डिवाइडेड बाई पाई, 2 बाई पाई इंटू वी एम या वी पी। दैट मीन्स कि पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे वी एम दिया हुआ है 200 वोल्ट और 2 डिवाइडेड बाई पाई। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई पाई। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 127.4। दैट मीन्स कि इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। और ये जो 2 बाई पाई है इसका वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हैं, यह होता है 0.63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एपरेंट पावर। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन एपरेंट पावर के लिए सही है। देखिए, 3 टाइप के पावर मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर और एक होता है एपरेंट पावर। ठीक है, जो एक्टिव पावर होता है वो होता है वी आई कॉस फाइव, जो रिएक्टिव पावर होता है वो होता है वी आई साइन फाइव, और जो एपरेंट पावर होता है वो होता है वी इंटू आई या फिर वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। वी आई कॉस थीटा, तो ये तो हो गया एक्टिव पावर। दूसरा है वी एवरेज इंटू आई एवरेज। देखिए, भी जब भी हम पावर निकालते हैं तो वो एवरेज में ही लेते हैं। जब भी हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं तो आरएमएस में लेते हैं। नेक्स्ट है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट, वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/2 द करंट विल बी। अगर कोई प्योरली इंडक्टिव सर्किट है और उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर ऑप्शन में है रिड्यूस बाई हाफ, डबल, 4 टाइम्स और रिड्यूस बाई 1/4। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाफ करने से फ़र्क क्या पड़ेगा।
आपको पता है कि किसी भी सर्किट में जब हम करंट निकालते हैं तो करंट आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी बाई जेड, या इम्पीडेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी बाई एक्स एल, बिकॉज सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, तो जेड की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स एल। अब देखिए कि एक्स एल का वैल्यू क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू होता है 2πf इंटू एल। अब जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से क्या हो जाएगा कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसका 2 मान लेता हूँ, XL2। तो XL2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πfl/2, एंड 2πfl की जगह पे अगर हम XL1 डाल दें तो ये हो जाएगा XL1/2। दैट मीन्स कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। अब जैसे ही रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब हम न्यू करंट निकालेंगे तो फिर से आ जाएगा I इक्वल टू V/XL। अब XL की जगह पे क्या आ जाएगा, XL/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स V/XL। देखिए करंट हो गया 2 टाइम्स, पहले जितना करंट था V/XL उससे 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड एज I इक्वल टू 70.7 साइन 377.142 t प्लस 5/6। द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज, एक साइन वेव आपको दिया गया है I इक्वल टू इतना, और इसका आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और वो भी हर्ज में। तो देखिए स्टैंडर्ड जो साइन वेव है उसका इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। इससे जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको IM इक्वल टू ये आ जाएगा 70.7 एंड ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 377.142, और हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। अब इसको हम 2πf के बराबर कर देंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल जाएगा। करके देखते हैं। 2πf इक्वल टू 377.142, तो f इक्वल टू हो जाएगा 377.142 डिवाइडेड बाई 2π। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 हर्ट्ज के अप्रॉक्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल। कोई कंडक्टर है जिसका कि लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एंड रेसिस्टिविटी डेल्टा इज गिवन बाई। दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। रो की जगह पे यहाँ पे दिया है डेल्टा, तो डेल्टा इंटू एल बाई ए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आर इक्वल टू डेल्टा एल बाई ए, दूसरा है डेल्टा इंटू एल इंटू ए, ये भी नहीं होगा। तीसरा है डेल्टा इंटू ए बाई एल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किस पे अप्लीकेबल होगा, तो पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है कार्बन रेसिस्टेंस, तीसरा है सेमीकंडक्टर, चौथा नन ऑफ दी। देखिए जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है कि सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स पे या फिर वैक्यूम ट्यूब्स पे अप्लाइड नहीं होता है। ये ओनली फॉर कंडक्टर्स के लिए अप्लाइड होता है, ठीक है, और या तो फिर रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बन रेसिस्टेंस, क्योंकि कार्बन रेसिस्टेंस जो है उस पर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया बी पार्ट। चलिए बाकी 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सभी काफ़ी आसान है। किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।